नमस्कार, वोट यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। जनता टीवी की खास पेशकश वोट यात्रा आप पहुंची है सिरसा। सिरसा वो लोकसभा सीट है जिसके एक तरफ पंजाब है, दूसरी तरफ राजस्थान है। सिरसा सीट बहुत दिलचस्प दिखाई दे रही है, इसके कई मायने हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चुनावी मैदान में लड़ रहे हैं, ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि अगर सिरसा लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ की जनता सबको आशीर्वाद देती है। यहाँ की 9 विधानसभा सीटें हैं, उन विधानसभा सीट में बीजेपी के भी विधायक हैं, जेजेपी के भी विधायक हैं, आईएनएलडी के भी विधायक हैं, कांग्रेस के भी विधायक हैं और निर्दलीय भी हैं। इसलिए यहाँ का चुनाव बड़ा दिलचस्प बना हुआ है। क्या कुमारी शैलजा 26 साल बाद सिरसा में वापसी कर रही हैं तो जनता उन पर भरोसा जताएगी? क्या अशोक तंवर जो कई पार्टियां घूमकर बीजेपी में आए हैं, क्या यहाँ पर जो 2 बार से वो कोशिश कर रहे हैं जिसमें कामयाब नहीं हुए, क्या इस बार उसमें कामयाब हो जाएंगे? जेजेपी और आईएनएलडी क्या कुछ कर पाएंगी? इन तमाम बातों को समझेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तालियों से उनका स्वागत कीजिए। हमारे साथ करण दुग्गल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। आनंद बियानी जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। जेजेपी से नितिन तांडी हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। और जसबीर सिंह जी हैं, इंडियन नेशनल लोकदल से, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत में आपसे करता हूं। उम्मीदवार उसको लेकर बड़ी चर्चाएं हैं जो लगातार 2 चुनाव हार गए, जो कई पार्टियों में रहे, आपने उन्हीं को टिकट दिया। देखिए, हार जीत एक जनता का स्वीकार्य पोजीशन है, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि अशोक तंवर जी 2009 से लेकर के 2024 तक जनता के बीच में रहे। पार्टी बदलना, हारना, जीतना ये स्विच है, ये स्वीकार मानिए, लेकिन बावजूद उसके जनता तो नहीं बदली ना, इन्होंने तो जनता बदली। छवि कमजोर नहीं होती। आप देखिए, वो कांग्रेस में थे, फिर वो तृणमूल कांग्रेस में चले गए, फिर उन्होंने अपना मोर्चा बना लिया, बीच में टाइम लगा तो इनको समर्थन देने लग गए, फिर आम आदमी पार्टी में चले गए, पूरी परिक्रमा करके वो बीजेपी में आ गए। इस बात को समझने की आज के युवाओं को भी ज़रूरत है। और अच्छा आपका सवाल है, मैं इसका जवाब भी बेबाक तरीके से देना चाहूँगा कि ऐसे 84 सांसद उस संसद भवन में हमेशा किसी न किसी दल की तरफ से रहते हैं। आप इस स्विच को स्वीकार मानिए और सबको समझाइए कि ये स्विच स्वीकार इस डेमोक्रेसी में तो है। अशोक तंवर मुकाबला कर रहे हैं। अशोक तंवर जीत रहे हैं। अच्छा, अशोक तंवर जीत रहे हैं। बयानी साहब, कुमारी शैलजा यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, 26 साल बाद यहाँ वापसी हुई है। क्या 26 साल तक वो यहाँ एक्टिव नहीं थी, उसके वजह से कोई दिलचस्पी दिख रही है आपको मुकाबले में, कोई कमजोरी? ऐसी कोई बात नहीं है। और आज सिरसा की जनता की मांग पर ही कुमारी शैलजा ने यहाँ से चुनाव लड़ना स्वीकार किया। 26 साल पहले जब यहाँ चुनाव लड़े और उसके बाद में पार्टी ने अलग अलग जगह उनकी ड्यूटी लगाई, अम्बाला ड्यूटी लगाई है, जैसे भी है, और आज पार्टी दोबारा सिरसा के लिए उनको भेजा है। और 26 साल पहले जो उन्होंने यहाँ विकास किए, वो उन्हीं विकास के माध्यम से वोट मांग रही है। यहाँ पे अगर बड़ी रेल लाइन लेकर आई तो कुमारी शैलजा लेकर आई। यहाँ पर सीडीएलयू आप देख रहे हैं, फूलका के अंदर केयूके का सेंटर खुला और वो उसी का विकसित रूप है सीडीएलयू। उसके बाद में यहाँ पर जो सिरसा से दिल्ली जो गाड़ी गई, पहली गाड़ी शैलजा जी ने यहाँ चालू कराई। इस तरह के अनेकों काम शैलजा जी ने यहाँ करवाए। तो उन्हीं विकास कार्यों को देखते हुए सिरसा की जनता ने मांग की कि यहाँ पर विकास, महिला की विकास सांसद की जरूरत है, और उसी मांग को पूरा करते हुए शैलजा जी को यहाँ से टिकट दिया गया। नेता आपके सारे यहाँ दिख नहीं रहे अभी तक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या बाकी लोग चेहरे दिख नहीं रहे यहाँ पे, कोई वजह? अब तो चुनाव में दिन ज़्यादा बचे नहीं है। शैलजा जी खुद अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है जिसमें और नेताओं को बुलाने की जरूरत नहीं है। जैसे बीजेपी वाले कभी तो मोदी जी को बुला रहे हैं कहीं पर, कभी अमित शाह जी को बुला रहे हैं, अब ये योगी जी को बुला रहे हैं। इनको औरों की सहारों की जरूरत है। कांग्रेस अपने आप में इतनी समर्थ है और हमारा कैंडिडेट इतना समर्थ है, अगर फिर भी जरूरत पड़ी तो बड़ा नेता भी आएगा। परंतु आज की डेट के अंदर जनता जो है, तो हरियाणा के नेताओं की बात की थी। मैं हरियाणा के नेताओं की बात कर रहा हूं। सभी नेता अपनी अपनी जगह व्यस्त भी है और सभी का यहाँ आना कोई जरूरी नहीं है। चलिए, आप कह रहे हैं आना जरूरी नहीं है। भाई, चाबी कितनी घूमेगी यहाँ पे? चाबी बिल्कुल पूरी घूमेगी जनता के सहयोग से, और चाबी से ही ताला खुलेगा। आधार क्या है आपके इस दावे का? आधार हमारे इस दावे का है कि जो 4.5 साल में दुष्यंत जी ने कार्य किए हैं सरकार में रहते हुए, चाहे सड़कों के पैचवर्क का हो, नवीनीकरण का हो, किसानों के खाते में 48 घंटे में फसल का पैसा डालने का हो, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में एकमात्र हरियाणा की यूनिवर्सिटी में पहला स्टूडेंट स्किल सेंटर खोला है, जो कि हरियाणा की किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं है, विदेशों की तर्ज पर। तो ये हमारे मेन मुद्दे हैं। जो आपके विरोधी कह रहे हैं आपको गाँव में नहीं जाने दे रहे? कहाँ नहीं जाने दे रहे? आपके विरोधी ऐसा कहते हैं? कौन से विरोधी कह रहे हैं? गाँव में जा पा रहे हैं? खूब बिल्कुल हर जगह जा पा रहे हैं। यहाँ बताइए कहाँ की दिखाऊँ मैं? खूब प्रचार हो रहा है। बिल्कुल खूब हो रहा है, ठीक है। पूरे जोर से प्रचार हो रहा है। जैसा जी, ये सीट 2014 में आपके पास थी, उसके बाद जो स्थिति बनी,
क्या आईएनएलडी वापसी की तरफ है या आपको लग रहा है मुकाबला कांग्रेस बीजेपी में? नहीं, मैं तो भाजपा को मुकाबले में मानता ही नहीं। मुकाबला हमारा है कांग्रेस के साथ। जहाँ तक 2014 की बात है, उससे पहले भी अनेक कुमार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का प्रत्याशी जहाँ से जीता है। जहाँ से साथी ये भाजपा वाले कह रहे हैं, जो आपने सवाल किया था इनसे भी, जो अशोक तंवर जी कितनी पार्टियां बदल के लेके आए, उनको टिकट देना क्या उचित था, और उन्होंने जवाब तो था नहीं, कहने लगे जे जो यूथ बैठा है इनसे सीखना चाहिए। भी जो दल बदलते हैं बार बार, उससे सीख वाली क्या बात है। तो मुख्यमंत्री भी इन्होंने बदला है। उसके बाद निश्चित तौर पे करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री जो चुनाव लड़ रहे हैं वो हारेंगे, और मुख्यमंत्री सिरसा पे रही है ना, करनाल का अहम प्रोग्राम। हाँ, सिरसा की बात है कि मैं आपको पहले कह चुका हूँ, कांग्रेस के साथ हमारा मुकाबला है। आप देखते हो, आपने क्वेश्चन किया ही है इनको, कि जब गाँव के साथ गाँव में जाते हैं ये लोग और पुलिस फोर्स के साथ जाते हैं, फिर भी इनका विरोध होता है। आप लोकसभा क्षेत्र सिरसा की जो विधानसभा टोहाना है, कल आपने देखा होगा कितना विरोध हुआ था, और एक किसान के चोटें भी लगी है, वो गंभीर रूप से मेरे ख्याल खतरे में है, वो हॉस्पिटलाइज है वो। तो लोग तो इनका विरोध कर ही रहे हैं। आप कह रहे हैं बीजेपी से मुकाबला नहीं है, कांग्रेस से मुकाबला है। जेजेपी का मुकाबला तो चाबी ये कह रहे हैं घूम गई, बच्चा है ये हमारा, चाबी तो घूम गई। पता है वो, अगर चाबी घूमना की बात होती तो ये टिके रहते 3 महीने और। लेकिन इनका मेरे ख्याल से जो सोनीपत से आए हैं, हम हालांकि मेरे मित्र हैं पुराने, क्योंकि पुराने लोकदली हैं वो, रमेश खटके जी, अगर इनके पास उम्मीदवार होता तो सोनीपत से बुलाने की ज़रूरत नहीं। जहाँ तक हमारे प्रत्याशी है, वो सिरसा लोकसभा क्षेत्र का जो नरवाना हल्का है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। वो बाहर का कैंडिडेट नहीं है, बाकी तो है ही बाहर के सारे बार के। शैलजा बहन जी करें तो कहाँ से हैं, ये सारे हैं उनका। अगर अशोक तंवर की बात करें, वैसे ये सारी जगह घूम ही आए, वैसे भी जहाँ से नहीं मानते दिल्ली के। अशोक तंवर भी यहाँ के सांसद रहे, कुमारी शैलजा भी यहाँ की सांसद रही, अब तो भारी मत कहिए। सांसद तो राहुल गांधी जी जाके वहाँ केरला से बन गए थे जी, केरल से बने हैं वो। सांसद बनना अलग बात है, वो पार्टी के हवा होती है, कई बार बन जाते हैं। लेकिन अशोक तंवर की यहाँ तक बात करते हैं तो आपके 4 जून को रिजल्ट सामने आ जाएगा क्या होता है। ठीक है जी, 4 जून को रिजल्ट सामने आ जाएगा। इस कॉन्फिडेंस में उन्हें सवाल है, वो तो आपको काउंट ही नहीं कर रहे रेस में। इनको पता है हम जीत रहे हैं, हम है ही नहीं इनकी रेस में। हमारा मुकाबला हमसे है। 3,09,000 मतों से जीते थे, 6 लाख से जीतेंगे, 4 जून को दिखाएंगे। आपने कैंडिडेट क्यों चेंज किया? देखिए, कैंडिडेट चेंज करना ये स्वाभाविक रूप से संगठन का काम है। अपर लेवल के संगठन पैनल में नाम जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को मौका ना दिया जाए। हमारे पास प्रत्याशियों की भरमार है, और भारतीय जनता पार्टी हर किसी ऐसे नेता को, हर किसी ऐसे कार्यकर्ता को मौका देती है। इस बार अशोक जी को मौका दिया है, अशोक जी जीत करके संसद में जाएंगे। देखिए, पार्टियां टिकट कब बदलती हैं? जब कोई कैंडिडेट हारता हो। सिटिंग एमपी की टिकट बदलना, माननीय सुनीता दुग्गल जी ने भी भरमार काम किए थे, और हमने एक और को मौका दिया, वो भी भरमार काम करेंगे। भाई आपने, पब्लिक तो वही है ना, एक व्यक्ति जो लगातार 2 चुनाव हार गया और जो जीते भी 9 में, वो 35,000 वोट से जीते, उन पर आपने भरोसा किया, पब्लिक उन पे कैसे भरोसा करेगी? ये मोदी नाम पे चुनाव है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तो हम स्वाभाविक रूप से लड़ ही रहे हैं, लेकिन अगर बात मैं करूं अशोक जी की, 2 बार हारे, लेकिन आप सबसे खूबसूरती देखिए उनकी। 2 बार हारने के बाद, हार जीत जनता का, जनार्दन का एक रिजल्ट है जो स्वीकार करना चाहिए। लेकिन 2 बार हारने के बाद भी वो इसी जनता के बीच में है, और जनता फिर मन बना चुकी है कि अगर सेवा सिरसा की करना चाहते हैं तो इस बार मौका देंगे। कुमारी शैलजा, उनका तो ये पैतृक है और परिवार यहाँ से जीतता रहा है, तो मुश्किल हो गई आपके लिए? मुझे ऐसा लगता है कि जो 35 साल अपने परिवार का पता सुख दुख आंधी तूफान में ना आती हो, परिवार उसको स्वीकार करने से मना करना चाहिए। और मैं तो यहाँ कांग्रेस के मेरे बड़े खड़े हैं, उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए। और इनका उत्तर मैं एक सवाल का दे देता हूँ, जो ये कह रहे हैं कि किसी की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं, इनके कहने पर कोई आ नहीं रहा। माननीय हुड्डा जी की इनके पोस्टर से फोटो गायब है। इनकी गुटबाजी इनको हराने का काम कर रही है। जी, गुटबाजी है। चुनाव में 5 दिन रह गए, 7 दिन रह गए, तब भी। सबसे पहली बात तो भाजपा के प्रवक्ता ने एक बात कही कि टिकट जब बदलते हैं, जब कोई कैंडिडेट हार रहा हो, तो ये समय हमारे में सुनीता दुग्गल हारी थी, क्योंकि उन्होंने रहते हुए इस क्षेत्र के अंदर कोई काम नहीं किया। और हमने पिछले जो 10 साल हमारी जब सरकार रही, 45,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हम सिरसा में लेकर आए, सिरसा संसदीय क्षेत्र में लेकर आए, और उन्होंने काम किए। अशोक तंवर लाए? अशोक तंवर नहीं लाए, कांग्रेस पार्टी लाई। और अशोक तंवर जी हमारे कैंडिडेट उस वक्त थे,
उनके माध्यम से देखो जो भी सांसद हो गया उसके माध्यम से ही यहाँ पे प्रोजेक्ट आएंगे। और उसके बाद में 5 साल तो सुनीता दुग्गल जी रही, फिर कितने काम कर दिए, एक काम गिना दें उनका, एक काम भी गिना दें। और ये 26 साल की बात कर रहे हैं, कभी 40 साल की बात कर रहे हैं। भी शैलजा जी हमेशा सिरसा में टच में रही। और आज देखो जब अशोक तंवर जी छोड़कर चले गए तो दूसरा कैंडिडेट तो कोई आना ही था। ये तो नहीं कि भी उसी कैंडिडेट को हम दोबारा रिवर्ट करेंगे। जब ये ले गए उस कैंडिडेट को तो हमने भी तो कैंडिडेट घोषित आप कहाँ ले गए? तो बहुत जगह चले गए थे। मतलब अब ये देखो ना, ये हमारे पुराने कैंडिडेट तो वही थे ना। उसके बाद में जब अब शैलजा जी को अगर किया है तो जनता की सिरसा की जनता ने आग्रह किया कि आप यहाँ से चुनाव लड़ो, आपकी यहाँ की आवश्यकता है। आ रहा हूँ। कड़ी बिगाड़ने आए हैं या जीतने आए हैं? बिल्कुल जीतने आए हैं, कड़ी बिगाड़ने नहीं आए। ये पिछली बार भी कह रहे थे जब 2019 का चुनाव था कि इनकी चाबी कहीं नहीं लगेगी, तब भी लगी थी 10 विधायकों के साथ। और जो कह रहे थे अब कहाँ हैं 10 विधायक? उनका एक रहा था। इस यहाँ पे जो आपके विधायक हैं वो दिख रहे हैं, देवेंद्र बबली इसी लोकसभा में है ना विधायक? बिल्कुल साथ आ रहे हैं, काम पे कर रहे हैं, दिख रहे हैं पार्टी के साथ। काम नहीं कर रहे हैं वो पार्टी के, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो करनी चाहिए पार्टी को, दूसरे के वो झंडे के नीचे जाते हैं तो वो हम कर रहे हैं। कमजोर हो गई ना पार्टी। वो तो दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं, पार्टी उनसे कमजोर नहीं हुई। वो सिरसा में आपके 2 विधायक हैं। वो पार्टी से है, पार्टी उनसे नहीं है। उन्होंने तो कोशिश की थी ना सस्ती लोकप्रियता लेने की, एक नाथ शिंदे बनने की हरियाणा की, मैं पार्टी को एक्शन लूंगा, ये करूंगा, पार्टी पे कब्जा करूंगा, कर लिया कुछ। वो पार्टी से है ना कि पार्टी उनसे है। पार्टी सर्वोपरि है और पार्टी ने पिछली बार ये साबित करके दिखा दिया। जेजेपी के विधायक इधर उधर हैं, इसका कोई असर पड़ेगा? इन साथी ने कहा है कि हमारे 10 हैं और इनका 1 है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जो 1 है ना वो 90 में से अलग ही दिखता है विधानसभा के। मैं पिछली बात ही कह रहा हूं, अब तो चुनाव अक्टूबर में है भी 1 ही 90 पे भारी है वहां। और दूसरी बात जो 10 इनके थे वो भी जैसे भाजपा वाले दूसरे दलों से ले रहे हैं, इन्होंने भी 10 के 10 इसलिए दूसरे लए और इसलिए वो भाग भी गए। तो चल गया ना का फॉर्मूला। दूसरी बात आनंद बयानी जी को जवाब देना चाहिए था, लेकिन इनका मैं जवाब दे रहा हूं उनको, भाजपा वालों को। उन्होंने कहा था भी गुटबाजी है, इनमें गुटबाजी नहीं है। इन्होंने नारा दिया था 400 पार का और उम्मीदवार सारे जैसे उधार के। नारा 400 पार का, उम्मीदवार सारे उधार के। और अगर माफी के साथ एक सवाल ऐड कर रहा हूँ ना, सवाल बात पूरी होने दो, आप पूरी होने दो मेरी बात। इन्होंने एक बात कही थी भी कोई गुटबाजी नहीं है। तो अच्छा, दूसरी बात, आप हिसार चले जाते हैं, आप करनाल चले जाते हैं, मैं आपको अम्बाला लेके आता हूँ। ठीक है, फिर से आपने कहा उनके उम्मीदवार हरियाणा में कहीं से पूछ लो, नहीं आपने कहा उनके उम्मीदवार उधार के। ठीक है, बिल्कुल है, सबको मालूम है। आदमपुर में आपने किसको उतारा था? गुरप्रीत सिंह जो है ना वो हमारा पुराना कार्यकर्ता है। अच्छा, जो आदमपुर विधानसभा हल्के की बात करते हो वो किसानी से जुड़ा हुआ था, किसानी से पूरा जुड़ा हुआ था। कौन सी पार्टी का? और जो किसान संगठन थे उन्होंने मांग की थी बकायदा भी इस कुरड़ा राम जी को टिकट दी जाए, इसलिए उसको मंथन करके पूरा टिकट दी थी। वो अलग बात है कि कांग्रेस ने करोड़ों रुपया बहा के बीजेपी ने वहाँ से सीट जीत ली। तो सीट बिल्कुल किसान आंदोलन के दौरान वो किसान आंदोलन में सक्रिय था, इसलिए उसको दी थी। चलिए एक बार पब्लिक में राउंड मारते हैं। हाँ जी, बताएं सिरसा का मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा क्या परेशानी? आऊंगा जी सबके पास। सिरसा का मुद्दा यही है जी कि हमारे सिरसा शहर में भादरा पार्क के लिए 16,35,000 रुपए की राशि जारी हुई। अगर वो राशि जारी हुई तो भादरा पार्क की इतनी दुर्दशा क्यों है? अगर वो पैसा लगा है तो चल करके दिखाएं। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू क्या है की लगता है? तो सर शहर से थोड़ा सा बाहर हो जाए, कोई विकास नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कच्ची गलियां पड़ी हैं, कोई सीवरेज नहीं है, कुछ नहीं हुआ जी। वो तो हाईवे दिखाते हैं जू जू करके आते हैं। नहीं हाईवे देखने से क्या होगा सर? यहाँ से आधा किलोमीटर थोड़ा आउटर पे देखो सर, बहुत बुरा हाल है जी। मैं वरुण जी पहले तो आपका यहाँ जनता टीवी का और आपका यहाँ स्वागत करता हूँ। आप हमारे आए वोट यात्रा में, और जो ये बीजेपी वाले हैं इनका खुद का कैंडिडेट नहीं है, ये 5 जगह घूम के आया है। वो आपने गाना नहीं सुना? पूछ लिया मेरा यार तितलियां वर्गा कैसे ऐसे बोल कदे ऐसे बोल। आदमी का स्टैंड होता है, साइकिल का स्टैंड होता है, इसका कोई स्टैंड ही नहीं है। जे ये इनेलो किसका कैंडिडेट जो है, कैंडिडेट है जो बगैर स्टैंड का है। ये कहता है गारंटी, जो ये भाग जाएगा इसकी गारंटी कौन लेगा? ये कल को भाग जाएगा, गारंटी कौन लेगा? सबसे पहले तो आपका भी स्वागत है सिरसा की धरती पर। विकास के नाम पर भाजपा और कांग्रेस वाले ढोल पीट रहे हैं। मैं कहता हूं जी लोगों के घरों में जाके देखो, गलियों में जाके देखो, ना तो पीने का पानी मिलता, अगर मिलता है तो सीवर का पानी होगा। सड़कें ऐसी हैं कि मैं कहता हूं अगर आप कोई आधा घंटे का रास्ता हो तो आप 4 घंटे में पहुंचोगे। और उसके अलावा नशा
भाजपा और कांग्रेस पूर्व में कांग्रेस भी रही है और मौके पे भाजपा भी रही है। नशा तो सिरसा में इतना पड़ा है ना, यहाँ के थाने में जाके एक एक रिपोर्ट चेक करा लेना। पिछले दिनों करोड़ों रुपए की इन्होंने यहाँ पे बहुत तगड़ा मुद्दा उठाया यहाँ पे। सभी जगह, नमस्कार, पहले तो आपसे, सभी जगह कैमरे लगा दिए इन्होंने। कैमरे चल रहे हैं क्या, इनको ये पूछो। पूछ लेते हैं अभी। इस तरह जी यहाँ नजदीक ऑटो मार्केट है, आप 2 मिनट जाके आना, अगर आप सही सलामत वापस आ जाओ फिर तो कहना ब्याज पे क्या हुआ है ऐसी के? खूब 10 5 फुट के खड्डे हैं। अगर मेरी ये बीजेपी वाले कहते विकास किया है, विकास नाम का सर से इन्होंने कुछ भी नहीं किया। जब से इनकी सरकार आई है विकास के नाम का नाश जरूर है ना। विकास करने वाले सर से में एक ही सरकार है, इंडियन नेशनल लोकदल। अभी सिंह आएगा वही विकास करेगा, उसके बगैर कोई विकास नहीं होता। आपको ये बताऊं कि आदरणीय हमारे आनंद बयानी जी कह रहे थे कि बड़ी लाइन यहाँ पर सिरसा में बनी, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बना दूं, ब्रॉड गेज एक पॉलिसी बनी थी, पूरे देश में ब्रॉड गेज सिस्टम बना था रेलवे के लिए, शैलजा जी नहीं कराई। जहाँ तक बात है CDLU की, यहाँ पर चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे और शैलजा जी आई थी। इन्होंने घोषणा की थी भजनलाल जी ने कि यहाँ पर मैं क्षेत्रीय वो बनाऊंगा रीजनल सेंटर, लेकिन वो ले गए जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी बना दी हिसार में। ये तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने CDLU का यहाँ निर्माण किया है। और सिरसा में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, पता नहीं लग रहा है सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। कुछ हो तो मना कर रहे हैं सारे। ये तो जी हमेशा इंसान को पार्टीबाजी के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, इंसानियत की नज़र से देखना चाहिए। चलो आप ही करो, यही रोड देख लो, पहले यहाँ से लग जाओ, आप एक खड्डा भी देखो, चलो मेरे साथ। नंबर 2, अब जो बच्चों को, ओहो आपकी बारी नहीं बोले ना। और आप देखो कितने बच्चों को नौकरियां मिली बिना सिफारिश के, बिना पर्ची खर्ची के, और कितने परिवारों को यहाँ पे उनका जो है धंधे चालू करवाए, उद्योग चालू करवाए, हर एक बच्चे को लोन देकर उनके काम चालू करवाए। नमस्कार श्रीमान जी। श्रीमान जी, मैं जो ये बादशाह बीजेपी वाले खड़े हैं या कांग्रेस वाले खड़े हैं, मैं इनसे ये एक सवाल करना चाहता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों से, ठीक है, जेजेपी वाले भी इसके अंदर ही आ गए पर वो बाजी से बाहर, चश्मा छोड़ दिया। ये सुनो आप मेरी, चश्मे तो छूटा ही है 20 साल से, चश्मे का तो नंबर कहाँ लेंगे अभी एक बार नाम। जो ये बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले भाई साहब हो रहे हैं, इनसे पास एक तो अपना कैंडिडेट ही नहीं है, दोनों ही ये बाहर से लेके आए हैं। दूसरे कैसे बिल्कुल बाहर से ही होगा, क्योंकि कांग्रेस के यहाँ पे कितने दावेदार थे, एक भी आदमी को टिकट क्यों नहीं दी? क्योंकि इन लोगों को अपने आदमी पे विश्वास नहीं है। एक आदमी जिसने यहाँ से लगातार 3 चुनाव लड़े, एक जीता 2 हारे, अशोक तंवर, वो बाहर के कैसे हो गए भाई? कुमारी शैलजा 2 बार सांसद आपको, हाँ, जो ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हमने अशोक तंवर जी को इन्होंने टिकट दी है, बाहरी नहीं है, तो वो 2009 में तब आए थे यहाँ पे, इलेक्शन लड़ा था, तब बीजेपी वालों ने बोला था ये बाहरी है, उस टाइम बोला था। फिर वो यहाँ पे रहे, 5 साल सांसद रहे, फिर वो हार गए, फिर वो अब वो दोबारा आ गए, तो अब ये कांग्रेस वाले बाहरी बोल रहे हैं, अब बीजेपी वाले ये बोल रहे हैं। दूसरी बात, एक बात, जब किसान आंदोलन के टाइम इन लोगों ने पुल बंद किया है, मैं बात ये पूछ रहा हूँ, क्या वो पुल बंद करने का क्या कारण था, क्यों लोगों को दुखी किया गया? चलिए ठीक है जी, जल्दी से बात बोलो फिर जाता हूँ। भाई साहब, ये जो इलेक्शन है, ये बहन शैलजा या अशोक तंवर जी और बाकी जो कैंडिडेट है इसके नहीं है, ये देश के नेता के ये इलेक्शन है। अगर प्रधानमंत्री हमारे कमज़ोर हो देश में, हमारा देश कमज़ोर हो जाएगा। पहले आपको ध्यान है, यहाँ पर उग्रवादी पैदा होता था पाकिस्तान में, मरता था जनता, यहाँ पर उग्रवादी पैदा होता पाकिस्तान में, मरता था जनता यहाँ पर। आप लोगों को ध्यान है, जो पहले घर से निकलना मुश्किल होता था, घर से निकलना मुश्किल होता, इसने जो बंद करवाया, आज उग्रवादी बॉर्डर से बाहर पार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा देश का नेता, हमारा देश का नेता। हाँ जी भाई, एक समस्या बता रहे डबल इंजन की सरकार वाली की, यहाँ सड़कों की दिक्कत है, कैमरे नहीं चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में ये बातें उठेंगी तो सही। देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि बात करें अगर सड़कों की, तो सड़कों की बात तो ये कर ही नहीं सकते। आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं, चंडीगढ़ से यहाँ आते हुए पहले 8 घंटे लगते थे, आज 3 लगते हैं। भारतमाला एक्सप्रेस हमने देने का काम किया, और जब जितने भी स्टेट और नेशनल हाईवे हैं हमारी सरकार में देने का काम किया। इन्होंने केवल घोषणाओं का काम किया, एग्जीक्यूट करने वाला बड़ा होता है। घोषणा हम करके चले जाएं, एग्जीक्यूट ना करें। इन्होंने जितनी घोषणाएं करी थी सब फेल, हमने फेलियर करके उसको एग्जीक्यूट करके
स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, 4 लेन 6 लेन तक जितने, अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितनी हमारे समय में ट्रांसपोर्ट और जितनी हमारे समय में सड़कें बनी, किसी सरकार के समय में नहीं। चलिए जी, जितनी सड़कें इनके राज में बनी है किसी में नहीं बनी, जितने हाईवे स्टेट हाईवे बने इनको भी पता है। जो ये स्टेट हाईवे गिनवा रहे हैं, कांग्रेस की सरकार में दिल्ली से लेकर डवाली तक का 4 लेन जो हाईवे बना है ये कांग्रेस की सरकार में पास हुआ था, और कांग्रेस की सरकार में हिसार तक बन चुका था। उसका आगे का पार्ट जो है उसके बाद में बना, क्योंकि जो उधर से बनता हुआ तो टाइम लगता है। उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, रेल लाइन में इन्होंने कितने बड़े काम कर दिए। कोई एक काम किया, यहाँ पे जो जमीन थी रेलवे की 300 करोड़ की जमीन थी और कोडियों के भाव बेच दी इन्होंने। कितने में? खाली 35 करोड़ रुपए में, और अब वो 300 करोड़ का प्रोजेक्ट बना हुआ है। केवल ये अपने पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने का कुछ नहीं कर सके। अभी आप जनता के बीच में गए, कोई भाई ऑटो मार्केट की बात बता रहा था, कोई भाई किसी और की बात बता रहा था। अब ये भाई एक बात कह रहे थे, प्रवक्ता हमारे बीजेपी के, कि हमने घोषणाएं की। अरे घोषणाएं तो मुख्यमंत्री आपने क्यों बदला? क्यों मुख्यमंत्री ने जितनी भी घोषणाएं की एक भी पूरी नहीं की। मेडिकल कॉलेज की घोषणा की, अगर पूरी हुई तो कोई बता दो भाई। आरयूबी, ये रेलवे स्टेशन है, इसके आरयूबी की कोई पूरी हो तो मेरे को बता दो। उसके बाद में उधर वाला फाटक है, उस पर आरओबी की घोषणा की, वो पूरी हुई तो बता दो। शहर के बाहर फिरनी की घोषणा की, वो पूरी हुई तो बता दो। उसके अलावा जितनी भी घोषणाएं की मुख्यमंत्री ने, उसमें से केवल एक भी पूरी नहीं हुई। इसीलिए आप कह रहे हैं एक भी? हाँ। इसीलिए इन्होंने मुख्यमंत्री बदला एन मौके पर, ताकि लोग, क्यों ये खाली मैं चर्चा की बात नहीं करा, पूरे हरियाणा में मुख्यमंत्री ने ऐसा किया, क्योंकि वो कहीं भी जाते मुख्यमंत्री जाएंगे तो लोगों ने मुंह पे बात मार दी है। इसीलिए इन्होंने एन मौके पे मुख्यमंत्री बदल दिया, ताकि भाई आप सरकार के साथ रहे 12 मार्च तक, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी मिली या नहीं मिली? बिल्कुल मिली। सरकार ने अच्छा काम किया। हमारे नेता ने, जो हमारी 10% हिस्सेदारी थी, उसके माध्यम से सिरसा के अंदर, आप सिरसा की बात कर रहे हो, सिरसा के अंदर पहले तो 1400 किलोमीटर सड़कों का पैच वर्क किया 900 करोड़ रुपए की खर्चे से, और 150 काम हुआ है ना? बिल्कुल हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो। 150 किलोमीटर लिंक रोड वो कह रहा काम हुआ गया 90 करोड़ की लागत से। यूनिवर्सिटी के अंदर टीचिंग ब्लॉक जो बनाया गया 25 करोड़ की लागत से, डाटा सेंटर 10 करोड़ की लागत से, और स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर है, वो पूरे हरियाणा में और किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में है। तो ये काम किए हैं तभी है। जेजेपी मान रही है, बीजेपी ने मतलब मिलके सरकार ने काम किया है। ये बता रहे हैं कि भाई चौटाला गांव से तेजाखेड़ा तक भी एक्सप्रेसवे बना के दे दिया सरकार ने। ये सरकार के काम होते हैं बनाना, कोई आसान नहीं है, पब्लिक का पैसा है जी। दूसरी बात, जैसे घोषणाओं की बात की है बयानी जी ने, ये पूरी बात भूल गए। एक गुड़गामा के अंदर एक रैली थी स्मृति ईरानी की, होजरी क्लस्टर की घोषणा की थी सिरसा में, वो कहाँ गया? मेडिकल कॉलेज की तो चलो मैं रिपीट नहीं करता, टाइम खराब होएगा। तो 10 साल वैसे बनने को लगते हैं, तो उन्होंने भी आज तक ऑनलाइन जो राष्ट्रपति ने गुड़गामा से करवाया था, तो उसका भी एक ईंट भी नहीं लगी। जहाँ तक दूसरी बात मैं कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी और सीनियर नेता कहते हैं भाजपा के, कहने लगे अगर विपक्ष केंद्र में आती है तो मंदिरों के ऊपर बुलडोजर चला देगी। तो ये कहाँ तक संभव है? ये हमेशा राजनीति के अंदर धर्म को लेकर के आ जाते हैं। अगर विकास की बात करो, एजुकेशन की बात करो, बच्चों के फ्यूचर की बात करो, ये नहीं है मंदिर, गाय, बछड़ा, उसके नाम से वोट मांगना है। हालांकि अगर गाय बछड़े की बात करें तो बाजार में चलो, रोज एक्सीडेंट होते हैं, रोज बच्चे मर रहे हैं, रोज कोई ना कोई मोटरसाइकिल वाला उनसे भिड़ता है। तो ये तो लोग भी समझ चुके हैं। खैर, ऑडियंस से आप पूछो, अगर मंदिर की, जो गुरुद्वारे की या मस्जिद की बात करते हैं, लोगों को हमेशा बांटने का काम किया, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। चलिए, कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं। पीछे एक बार पीछे राउंड भाई आया ना, 1 मिनट, राउंड 2 आ रहा हूँ भाजी, अभी तो आया। भाई साहब, मैंने ये पूछना है कि जब प्रधानमंत्री जी 2014 में चुनाव लड़ने आए थे, तो एक नारा बहुत फेमस हुआ था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो आज महंगाई नहीं दिखती, क्या प्रधानमंत्री जी महंगाई का मां नहीं बोलेंगे? आज पेट्रोल डीजल के रेट नहीं दिखते, सिलेंडर 450 का महंगा था, 1100 का महंगा नहीं है। मुझे ये पूछना है कि महंगाई के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने 10 सालों में कितना काम किया? अभी हमारे आदरणीय अंकल जी ने कहा ये रोड देखिए इस सरकार में बनी। मैं अंकल जी से भी और हमारे भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, यहाँ के ओवरब्रिज का जो पैसा था वो कहाँ गायब हो गया? रही बात विकास की, इन्होंने 80,000
चौधरी देवीलाल जी ने पेंशन बनाने का काम किया, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 80,000 बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया। मैं जवाब लेना चाहता हूँ, उन बुजुर्गों की पेंशन कब तक आएगी? मैं जाऊंगा, हो गया नहीं यार, वीर मेरे में ना करा। जी, बताओ, है कोई सिरसा का बड़ा मुद्दा जो आपको लगता है जो जीते उसे कम से कम उसका समाधान करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने देश हित के लिए कार्य किए हैं, वो आज तक ना तो कोई कर पाया और ना ही कर पाएगा। धारा 370 हटाई और सड़कों का राम मंदिर बनवाया, सड़कों का विकास किया, और अरे मेरे को तो बोलने आप बोल लो, 3 तलाक का काम किया। ऐसे बहुत अच्छे देश हित के लिए कार्य किए हैं। कोई नहीं है टक्कर में, कोई ना रहे चक्कर में। मैं ये कह रहा हूँ भाई, कांग्रेस ने 63 साल राज किए देश पे, उन्होंने कितनी यूनिवर्सिटी बनाई देश के अंदर, और इन्होंने 10 साल में कितनी यूनिवर्सिटी आप कंपेयर कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा आपको। आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ भैया। महंगाई अब नहीं है क्या, महंगाई की मार? देखिए, सारी चीज़ों को, जितनी चीज़ों को हमने फैसिलिटीज़ फ्री में देने का काम किया, किसी सरकार ने देने का काम नहीं किया। और दूसरी बात जो ये कह रहे थे अभी कि 80,000 बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया, इतनी ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने काम किया। 60 इयर्स अपने आधार कार्ड में होते ही एक लिस्ट चंडीगढ़ से आती है, उसमें पेंशन अपने आप खुद ब खुद बन जाती है। हाँ, इनको तकलीफ क्यों है? इनकी बोगस पेंशन है, जो लोग मर गए इन्होंने खाने का काम किया, एनएलडी वालों ने, कांग्रेस वालों ने, वो हमने बंद कर दी। इनको इस बात की तकलीफ है और कोई तकलीफ नहीं है। और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, 55 साल का जो राज था, सत्ता में मदांध हुए लोग, और वो जो लोग सत्ता को अपने आका समझने लग गए, इनको, कांग्रेस वालों को ये लगा ये पृथ्वी हमारे साथ जाएगी, तो हमने इनको ये बताने का काम किया कि ये किराए का मकान है। इनको घसीट करके सत्ता से नीचे किया और संत को वहां विराजमान किया, और आज देखिए ये देश 5वें स्थान पर है। हाँ जी, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी की बात हो रही है। जनता सामने बैठी है, कितने लोग बगैर खर्चे और बगैर पर्चे लगे हों। टोटल के टोटल पेपर इनके लीक हुए, और कितने इन्होंने घोटाले के, चाहे शराब घोटाले की बात करो, खनन घोटाले की बात करो, एलईडी घोटाले की बात करो, अनेकों इन्होंने घोटाले किए, उनका कहीं जिक्र नहीं है। ये खर्ची पर्ची की बात करते हैं, भी कह रहे बिना खर्ची पर्ची की नौकरी। ये सीधे अटैचियां रखते हैं अंदर, खर्ची पर्ची नहीं लेते, ये सीधे अंदर अटैचियां रख लेते हैं। बाएं वाले तो बोल रहे हैं, दाएं वाले भी बोल रहे हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ, दाएं बाएं इन्हीं की सरकारें रही हैं उनके। और आज अगर दुष्यंत जी से बात करो तो दुष्यंत जी आज सीधा आरोप लगाते हैं इन पे। ये तो चलो उनके प्रवक्ता कह रहे हैं हमने काम किए, नहीं तो दुष्यंत जी तो सीधे आरोप लगाते हैं। एक काम मेरे को ये बता दो, सरसा का एक काम बता देवे कि सुनीता दुग्गल जी ने ये काम यहाँ पे करवाया। और 8 ट्रेनें यहाँ से चलाने का काम किया। कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता जी को कहूंगा कि अपनी नजर को घुमाकर पीछे करें, और पूरी भव्य तरीके से सिरसा रेलवे स्टेशन बन रहा है। 300 करोड़ की जगह 35 करोड़ रुपए में बेच दी, और कहते भव्य स्टेशन बन रहा है। 1-2 करोड़ रुपए लगा के भव्य स्टेशन बन रहा है। 300 करोड़ की जगह बेच दी इन्होंने 1 मिनट में। और किसको बेची? अपने पूंजीपति दोस्तों को, और वो उसको 300 करोड़ से ऊपर में बेचने को तैयार हो रहा है। ये काम इन्होंने किया। एक हरियाणा का आज बेरोजगारी में क्या हाल है जनाब? 34%। बेरोजगार उसमें महंगाई में क्या हाल है? देश में 17वें नंबर पर। भ्रष्टाचार में क्या हाल है? सबसे अव्वल नंबर। मतलब हरियाणा को कहां का कहां इन्होंने पहुंचा दिया। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दो। अब मैं सिरसा पे फिर आता हूं। आप आईएनएलडी से भी हारे, आप बीजेपी से भी हारे, कांग्रेस यहां पे वापसी करेगी, इसकी संभावनाएं कैसे है? इस बार कम से कम 4 लाख वोटों से हम जीतेंगे। हरियाणा में सबसे बड़ी जीत सिरसा में होगी कांग्रेस की। और ये मैं नहीं, आम जनता में अगर आप जाएंगे तो आम जनता आपको बता देगी कि कांग्रेस यहाँ से जीते। सिरसा में सबसे बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। ये सिर्फ खोखला दावा है, जीतते वो हैं। पहले तो इनकी एकजुटता नहीं है, कहीं संगठन नहीं है, जीतेंगे ये क्या? इनकी खुद की एकजुटता नहीं है, इनका खुद नहीं पता कोई लेफ्ट जा रहा है कोई राइट जा रहा है, इनको खुद की दिशा नहीं पता क्या करना है, कहाँ जाना है। ये सिर्फ खोखले दावे हैं इनके। जीतेगी जनता पार्टी। आ रहा हूँ। चौटाला गाँव से क्या आवाज आ रही है इस बार? चौटाला गांव से हमेशा आवाज़ सही रही है, क्योंकि चौधरी देवीलाल ने हमेशा किसान, मेरा वर्ग, पिछड़े लोगों को आवाज़ को बुलंद किया है। जहाँ तक पर्ची खर्ची की बात कही थी साथी ने, भाजपा वाले ने, तो पीएचडी लड़के 15,000 रुपये की नौकरी दे के उनको अपमानित करने का काम किया है। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात कही है इन्होंने, भ्रष्टाचार मैं पूछता हूँ आपके माध्यम से कि अमित शाह के बेटे की कितना गुना प्रॉपर्टी बढ़ी है, ये इनसे पूछो। और दूसरी बात, कोयला घोटाला जो नवीन जिंदल का एक देश में मशहूर था, इनको कोई उम्मीदवार नहीं मिला,
और उसको एक वॉशिंग मशीन है उसमें से निकाल के सही साबित कर दिया। पहले कुरुक्षेत्र में एक रैली थी, प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये कोयला खाया सारे इसने हिंदुस्तान का, लेकिन उसी को उम्मीदवार बनाया। दूसरी बात, इन्होंने एक प्रॉपर्टी सर्वे की बात करी थी, प्रॉपर्टी आईडी, प्रॉपर्टी सर्वे भी करी थी, बात आपको शायद नहीं पता। बताइए बताइए। तो कहने लगे अगर विपक्ष आता है तो जो दूसरे लोगों की जमीनें हड़प के और लोगों को बांट देंगे, ये करेंगे। लेकिन उससे पहले ही, विपक्ष तो अभी आए नहीं, हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जी ने प्रॉपर्टी सर्वे करवाया और जो प्लाट और फ्लैट दिए गए वो कोई जगह कोई बैठा है इधर का उधर, वो आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी को सही तरीके से आवंटित भी नहीं किया इन्होंने। चलिए ठीक है, आता हूँ। हाँ जी, बैठो बैठो। मेरा ही बीजेपी वाले साथियों से सवाल है, जब किसान दिल्ली जा रहे थे उन पर लाठियां बरसाई गई, गोलियां चलाई गई, क्या वो पाकिस्तान से आए हुए थे? ठीक है, पूछ लेते हैं सवाल, पक्का पूछ लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार वरुण जी, सबसे पहले तो मैं आज यूथ की बात करना चाहता हूँ। जितने भी प्रवक्ता खड़े हैं, सिर्फ हमें ये मैनिफेस्टो बता दें भी यूथ के लिए आप क्या करना चाहिए। यूथ ही जो है जो आगे देश बदलने का काम करेगा, यूथ ही है जो आगे देश को बढ़ाने का काम करेगा। यूथ के लिए आप हमें मैनिफेस्टो में बता दो भी यूथ के लिए आप क्या क्या कार्य करोगे। ठीक है, पूछ लेता हूँ। हाँ जी, हम आज बात करते हैं भाई, ये कहते इधर गए उधर गए, ये तो सभी पार्टी लगा रहता है, कोई 2 बार बदली, किसी ने 3 बार, किसी 4, सब घूमते हैं। जहाँ आज अवेयरनेस की, जागरूकता की बात है तो राष्ट्र भावना लोगों में विकसित हुई, जागृत हुई। वोट चाहे कोई किसी को दे, हम ये नहीं कहते अरे भैया बीच में नहीं बोलना चाहिए, तो राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई है उसमें। पार्टी नहीं बदली है, जो एक मतलब है कुमारी शैलजा ने नहीं बदली है, नहीं। जहाँ तक नशे की बात है, जिससे मतलब हमारी युवा पीढ़ी, हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं, ये नशा मैं यहीं से पढ़ा लिखा उस संतर से। तब एक डीलर होता था सारे सिरसा में, आज घर घर डीलर है। मेरी भी यहाँ ड्यूटी लगी थी, ड्यूटी में एसपी को यही कहा आप वाली सीट पर 6 महीना बैठने दो मेरे को, अगर चिड़िया वहीं पर मर जाए, कबूतर भी नशा ले जाए तो मेरा नाम बदल देना। नशा बहुत बड़ी समस्या है भाई, कोई समाधान का रास्ता है आपके पास? नशा जितना यहाँ पे हमने कम करने का काम किया, कन्विक्शन रेट आज एनडीपीएस का देख लीजिए, स्टेट ने क्या काम किया। उसके बाद जितना खेलों में युवाओं को हमने प्रेरित किया, उन्होंने नशा छोड़ने का काम किया। नशा मुक्ति केंद्र जितने हमने खोले, किसी की सरकार में नहीं खुले। और मेरे भाई, मेरे बड़े भाई ये पूछ रहे थे कि युवाओं के लिए क्या किया। 10,997 नौकरियां लगाई, एक भी खर्ची पर्ची से नहीं लगाई। पूछिए डब वाली में उस बाप से जाकर जो पंचर का काम करता है, उसकी लड़की SCS लगती है। और पूछिए कांग्रेस की उस बड़ी नेता से जाकर, गीता बुक्कल जी से, जिनकी लड़की इसी सरकार में प्रोफेसर लगी, अपनी सरकार में नहीं लग पाई। पूछ लीजिए, आप उनसे पूछ लें। और एक भी, ये तो मैं समझता हूँ 2 लाइनें हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के लिए कहना चाहूंगा कि काजल के पर्वत पर चढ़कर पार उतरना बहुत मुश्किल है, निष्कलंक रहकर ये सब करना हमने किया भाई। नशा कम किया है वो बता रहे हैं, और बोल रहे हैं आपके नेताओं तक के परिवार में नौकरियां लग रही हैं भैया। इनके जो प्रवक्ता मैन वीरेंद्र चौहान जी, वो हमारी सरकार में हमने नौकरी लगाए। ये तो गीता बुक्कल की बात करते हैं। यहाँ सरसा, वो ही छोड़ के भाग गया क्या, सरसा का जो प्रवक्ता है, उनके दोनों उसकी वाइफ और उनके भाइयों को हमने नौकरी लगाया। अगर सरकार की बात है, ये खर्ची पर्ची की बात का, उनसे पूछ लो कितने पैसे लेके लगाया। या जो ये बात कर रहे हैं, कितने लोग हरियाणा के लगे, ये IAS IPS SCS के अंदर कितने लोग हरियाणा के लगे, सारे लोग बाहर के लगे। और एक हमारा युवा साथी पूछा कि युवाओं के लिए आप क्या लेकर आए। जैसे जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो जितनी भी जो खाली पोस्टें केंद्र सरकार की है, वो सारी खाली पोस्टें हम भरेंगे। 30 लाख के करीब खाली पोस्टें पड़ी है। और 1 लाख रुपये सालाना, चाहिए वो डिग्री होल्डर भी है, तो 1 लाख रुपये सालाना युवाओं को हम देंगे। मतलब 8500 रुपये मासिक हम देंगे। इसके अलावा पिछली बार आप 72,000 दे रहे थे शायद जी, पिछली बार शायद आप 72,000 दे रहे थे। 1000 साल के देने की बात थी हर एक परिवार को। इस बार 1 लाख रुपये घर की एक महिला को, और 1 लाख रुपये उस युवा को जो डिग्री होल्डर तक है, उसको हम देने का काम करेंगे। इसी तरह श्रमिकों की जो है 400 रुपये मिनिमम हम मजदूरी करेंगे। और जो श्रमिकों के लिए हमने योजना बनाई थी ग्रामीण क्षेत्र पर मनरेगा की, वही सरसा में शहरी क्षेत्र के अंदर भी जो है वो योजना हम लागू करेंगे। ठीक है, मैं एक सवाल उधर से आया था भाई, किसानों को आपने रोक दिया, इसको लेकर बड़ी पीड़ा है।
देखिए, हमने किसानों को कहीं जाने से नहीं रोका। वो कांग्रेस माइंडेड लोग थे, वो किसान नहीं थे। और मैं समझता हूं जो किसानों को इन्होंने किसानों की आड़ में मेरे भाइयों किसानों को बदनाम करने का काम किया है। 25 मई एक तरफा किसानों का वोट हमें पड़ेगा, एक तरफा। जो विरोध करता है वो उनको कांग्रेसी नजर आता है। जो 4.5 साल आप सरकार के साथ रहे, अब बुराई कर रहे हैं, कैसे पब्लिक मानेगी आपको? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भाई ने युवाओं के लिए सवाल पूछा, उस पे जो हमारे नेता दुष्यंत चौटाला जी का सपना है 75% हरियाणवियों के लिए रोजगार का, प्राइवेट नौकरियों में 50,000 से नीचे की नौकरियों में जो है, वो अभी हमने कानून बना के लागू कर दिया था। वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, कहीं अड़चन आ गई। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरे विश्वास के साथ, हम सुप्रीम कोर्ट में पूरी पैरवी करके युवाओं के हक में लेके आएंगे। और जिस दिन वो लागू हो गया, उसके विदिन 2 ईयर्स आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, हर एक युवा को नौकरी मिलेगी। और दूसरी बात किसान आंदोलन की, जो भाई कह रहे हैं, मैं हमारा बता सकता हूँ, हमारी पार्टी के स्तर पे सबसे पहले दिग्विजय चौटाला जी आगे आए किसानों के फेवरेट। सरकार के साथ रहे ना, ये आरोप लगाते हैं। मैं बता रहा हूँ, और पार्टी लाइन के अंदर रहते हुए हमारे बहुत से साथी थे जिन्होंने इसके लिए सहयोग किया, जिसमें हमारे मर्दादू गांव के सरपंच रणदीप, उन्होंने अपनी छोटा हाथी दिया, वॉशिंग मशीन दी, 500 कंबल दिए, और बहुत लंगर जितने दिन चला उतने दिन सहयोग दिया, अपना चंदा दिया, हर तरफ से सहयोग दिया, जहाँ भी, दिल्ली पूरा। किसान आंदोलन में किसकी भूमिका बड़ी रही है? वो कह रहे हैं हम तो किसानों के साथ ही थे, जेजेपी कह रही है। जेजेपी अगर कह रहे हैं, ये भाजपा और दोनों कह रहे हैं किसानों के साथ थे, तो अब इनका विरोध क्यों है? गाँवों में जब जाते हैं विरोध क्यों है? किसान जेजेपी कह रही है हमारा कहीं विरोध नहीं हो। नहीं, 1 साल तक जब किसान धरने पे बैठे रहे दिल्ली, तो उस टाइम ही दुष्यंत जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था, फिर तो हम मानते भी किसानों के साथ हैं। दूसरी बात एक साथी ने कही है, भाजपा वाले ने, उसका जवाब दे दूं मैं। उन्होंने कही है कि मेरिट पे नौकरी मिली है, लेकिन हमारे एक यूनिवर्सिटी है CDLU, अरे चुप हो भाई, एक हमारे यूनिवर्सिटी है CDLU के नाम से, वहाँ पूछो RSS का जो इससे पहले था रजिस्ट्रार, वो मिस्टर बदवा था, और जो वाइस चांसलर है वो भी कोई मेरिट पे नहीं लगे। और जितने लोग भाजपा से जुड़े हुए थे उनको यूनिवर्सिटी के अंदर नौकरियां दी गई है। इन्होंने उस टाइम इस्तीफा देना चाहिए था जब किसान आंदोलन चल रहा था। वो देखो, देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, वो परिस्थितियों के हिसाब से, वो हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है, वो उन्होंने सोचना था। पर जो पार्टी लाइन के अंदर रहते हुए हमारे हर एक कार्यकर्ता को दुष्यंत चौटाला जी ने किसी को नहीं रोका भी आप सहयोग ना करो। जो मैंने आपको नाम बताए हैं, डबल हल्के में, डबल कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहले नंबर पर अगर पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर का आप लोग है ना, किसी ने किसानों का सहयोग किया है, तो जननायक जनता पार्टी के मिलेंगे, रणदीप मर्दादू, जगसीर सिंह मांगेयाना। ठीक है, हाँ जी, इधर से कोई कुछ बता रहा था। बिल्कुल, ये जो कह रहे हैं कि हमने हमारे देश में गरीबी, महंगाई जो ये बार बार बोल रहे हैं, तो 70 सालों से कहाँ थी महंगाई? 70 सालों में गांव में एक जने के पास ही साइकिल या एक घर में ही टीवी होता था। आज घर घर में मोबाइल, हर एक के हाथ में मोबाइल है, 600 के रिचार्ज हैं, और सबके घर पे 2 व्हीलर्स, पेट्रोल व्हीलर्स हैं। तो आज महंगाई अगर है तो है, कंट्रोल है। भाई साहब, अगर महंगाई बढ़ी है तो जो मजदूर है वो पहले 200 ले रहा था, आज 700-800 ले रहा है, उसकी भी तो देखो ना। अब तो आप कह रहे हो आमदनी भी बढ़ी? नहीं, आमदनी कितनी बढ़ी है? पहले क्या था, 5-5 हजार में नौकरी थी, आज 15-15 हजार में हर कोई बंदा लग रहा है। आप ये भी तो देखो ना, महंगाई भी तो, आमदनी भी तो बढ़ी है फिर सभी की। ऐसा है जी, महिलाओं तक के लिए इन्होंने इतने कार्य किए हैं। ड्रोन दीदी बना दिया उनको, वो उनके टाइम में महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, अब वो ड्रोन से खेत के अंदर छिड़काव करेंगी। 12.5 लाख का जो ड्रोन है उन्होंने महिला लोग को दिया, ड्रोन दीदी बनाया उनको। और ऐसी बहुत सी स्कीमें हैं जो उन्होंने महिलाओं के लिए चला रखी हैं। अब आयुष्मान योजना को ही ले लीजिए आप, क्या गरीब आदमी कभी सोच सकता था प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराना? अब देखो 5 लाख तक का इलाज फ्री है, सिर्फ उसने एडमिट होना है और छुट्टी लेके आनी है और बिल भरेंगे मोदी जी। भाई साहब, ये कह रही हैं मैडम, अभी इन्होंने ये किया महिलाओं के लिए, इन्होंने पंचायतों में तो 33% आरक्षण दे दिया, और पंचायत में क्यों नहीं दिया? लोकसभा में कह रहे हैं बिल पास हो गया, अगली बार से होगा। बिल पास हो गया, ये दे देते ना, बिल पास करने की जरूरत ही नहीं थी बिल पास करने की। हम किसका विरोध करते हैं भाई साहब? हम तो किसी का विरोध नहीं करते। हम तो पास हुआ भाई, बिल पास हो गया तो भाई साहब ये दे देते ना, पहल तो इनको करनी थी, ये की नहीं उन्होंने। आप बाकी सारी बात छोड़िए, बीजेपी के बैठे होंगे प्रवक्ता जी है, एक क्वेश्चन बता दो, इस टाइम तो सत्ता में ही है, माइट बी 10 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स, एक बात, एक फायदा बता दीजिए अग्निवीर का, इनका एक बेनिफिट गिना दीजिए, बस बात खत्म है। अग्निवीर का फायदा बता दो जी, पूछ रहे अग्निवीर का क्या फायदा? देखिए, जहाँ पर भर्तियाँ बहुत मिनिमम
हुआ करती थी उसमें अग्निवीर में 10 गुना ज़्यादा भर्ती हमने करने का काम किया। और उसके बाद जो वहाँ पर वहाँ पर जेन्युइन काम करेगा उसको हमने रेगुलर करने का भी काम किया। पूरा एक प्रोटोकॉल है, पूरी एक लिस्ट है, मैं मेरे भाई को दे भी दूंगा अग्निवीर का क्या फ़ायदा। और पूरा हमने जो अग्निवीर वहाँ पे कुछ एक टेन्योर के लिए, लॉकिंग पीरियड के लिए काम करेगा उसको पक्का करने का काम किया। और 10 गुना ज़्यादा मैं समझता हूँ, जहाँ पर 2 गुना भर्ती होती थी 10 गुना ज़्यादा भर्तियाँ खोली। और उन युवाओं की ट्रेनिंग जो युवा कभी सोच नहीं सकते थे और एक देश का नाम इनको मैं बताऊंगा जहां पर हर उस व्यक्ति की ट्रेनिंग होती है जो उसकी जनता की ट्रेनिंग एक वैश्विक तरीके पर, वैश्विक स्तर पर आर्मी की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। इनको अग्निवीर का फायदा पता होना चाहिए, पूरी लिस्ट दूंगा। अग्निवीर का फायदा, जिस अग्निवीर योजना को इन्होंने चालू किया है, उन्होंने उस योजना को युवाओं ने नहीं स्वीकारा। आज 4 साल का झांसा देकर वो युवा अपनी एज पार कर जाएंगे पक्की नौकरी करने की। ये अग्निवीर योजना के पीछे इनकी योजना थी। उसके बाद में जो बेरोजगार युवा थे उनको इजराइल तक भेज दिया मरने के लिए। इन्होंने ये काम किया है। जो इजराइल इन्होंने बच्चे भेजे हैं वो मरने के लिए भेजे हैं। आप कह रहे हो एक्सेप्ट नहीं किया यूथ ने, जो ये फायदा बता दिए। अगर यूथ ने उसे एक्सेप्ट किया हो, किसानों ने 3 काले कानून एक्सेप्ट नहीं किए, अग्निवीर योजना युवाओं ने एक्सेप्ट नहीं की, जीएसटी व्यापारियों ने एक्सेप्ट नहीं की, कौन सा नोटबंदी अर्थशास्त्रियों ने एक्सेप्ट नहीं की, कौन सी ऐसी चीज़ है जो किसी ने एक्सेप्ट की हो। ये तो जबरदस्ती टोपते हैं। एक तानाशाह जो बन गया देश के अंदर, वो अपनी तानाशाही दिखाते हुए जबरदस्ती इस प्रकार के काम कर रहा है। 1 मिनट। और केवल 2 गुंडे पाल रखे हैं उसने, एक ईडी और एक इनकम टैक्स। उन गुंडों के माध्यम से जिसकी चाहे गला दबोच ले। और जितने भी राजनेता हैं या थोड़ा सा भी मतलब किसी ने पहले पैसा खाया है या नहीं खाया है, थोड़ा सा वो बोलने लगता है, उसके पास ईडी को भेज देंगे या इनका दिल्ली में एक बार ना सवाल, अब सवाल बयानी साहब एक सवाल है। दिल्ली में कंप्लेंट कांग्रेस पार्टी ने दी थी। दिल्ली में जो मामला था उसकी कंप्लेंट कांग्रेस पार्टी ने दी थी, किस पे कार्रवाई करिए? किस चीज़ की कंप्लेन की थी? शराब घोटाले की। शराब घोटाले की कंप्लेन की। शराब घोटाले की अगर कंप्लेन की तो उसकी सही जांच करें ना, अंदर करके तो जांच नहीं होती। एक मुख्यमंत्री को आप ही ने रिटर्न लेटर दिया था। मैंने कहा रिटर्न लेटर दिया था, परंतु एक मुख्यमंत्री को अंदर करिए, उसकी सही जांच तो करो। जांच आपके लेटर पे हुई है। क्योंकि उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। हमने वो बीजेपी के लोगों तो साइड में लेके चल रहे हैं और दूसरे नेताओं को पकड़ रहे हैं। एक भी क्या पूरे देश के अंदर एक भी बीजेपी के नेता ईडी के उसके चक्कर में नहीं आया कभी? ये भी तो छानबीन कर ले। जो भी नेता बेईमान है वो इनकी वॉशिंग मशीन में जाके धुल जाता है। नोटबंदी इनको स्वीकार नहीं हो रही। और अभी बता रहा हूँ, जो घोटाले करेंगे फिर अंदर जाएंगे, मत करना, फिर जाएंगे, भेजेंगे, सुशासन का राज लाएंगे और अंदर करेंगे। जो 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला और आगे करके देख लेना, स्वाद दे देंगे। चिंता ना करो, इस बार सरकार जाते ही ये मोदी और अमित शाह सबसे पहले अंदर होंगे और घसीट कर ले जाएंगे। इन्होंने कहा है भी जो घोटाले करेंगे अंदर जाएंगे, लेकिन जो बीजेपी के साथ घोटाला करके जाएगा वो अंदर नहीं जाएगा। अजीत पवार जी है महाराष्ट्र के अंदर, 17,000 करोड़ का घोटाला किए। जब बीजेपी का पटका पहना दिया तो वॉशिंग मशीन में निकल गए, वो साफ हो गए। तो वहाँ तक नशे की बात करी है उन्होंने, नशे की बात करी है। जो पुलिस में थे, जो साथी ऑडियंस में बैठे हैं, इन्होंने कहा था कि हमें 10 दिन का समय दे दो, हम निपटा देंगे ये सारा। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो सिरसा के अंदर थानेदार ऐसे लगा रखे हैं जो तस्करों के साथ शरेआम उनसे धंधे से लिप्त हैं, और एसपी साहब को भी इस बात का पता है, पॉलिटिकली प्रेशर से उनको नहीं हटाया जाता। मैं आपको 2 चीज़ बताना चाहूँगा जो किया है। आप युवा के लिए पूछ रहे थे, दुष्यंत जी की सोच से, उनके मेहनत से 68,722 करोड़ का निवेश हरियाणा के अंदर लेके आए, जिससे 1,59,722 छोटे और एमएसएमई उद्योग लगे थे, जिनमें 12,60,000 रोजगार मिले थे। और ये धरातल पे अभी, और जो ये अग्निवीर कह रहे हैं 10 स्वीट पॉइजन है, वो और कुछ नहीं है। आप साथ थे ना अग्निवीर में भी? नहीं, हमने तो कभी नहीं कहा, उठा के देख लीजिए, 10 स्वीट पॉइजन है, 10 स्वीट पॉइजन। मैं इतना ही कहूँगा आपको। ठीक है जी।
उनका सवाल ये है कि आप कह रहे हैं सारे घोटालेबाज अंदर जाएंगे, फिर अजीत पवार पे तो आपने पहले कहा चक्की पीसिंग और अब आपके साथ है वो। देखिए, उनके जांच जो उन पे चलनी थी वो चल रही है, इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से काम कर रही है। अगर मैं ऐसा समझता हूँ, एक पैरेलल ना चलें, मैं ऐसा समझता हूँ कि जो कोई भी इस सरकार में जो कोई भी घोटाला करेगा वो अंदर जाएगा, चाहे कोई हो, मैं हूं, आप हो, ये हैं, जो घोटाला करेगा वो अंदर जाएगा। सुशासन देने आए थे, सुशासन देंगे। सत्ता में मदांध लोगों को हटाया था, हटाने के बाद जो सुशासन देंगे, हम सुशासन दे के ही हटेंगे। इनके जो भर भर के कमरों में नोट हमने इकट्ठे कर करके, मैं समझता हूँ इनको अंदर किया है। इनको एक पूछो, जिनको अंदर जाना चाहिए था इनको टिकटें देके उनको सम्मानित करने का काम किया। जिनको अंदर जाना चाहिए उनको टिकट दे रहे हैं। देखिए, सब पर इन्वेस्टिगेशन जारी है और मैं फिर कह रहा हूं आपको, किसी का नाम हो, जो भी इनिशियल स्टेज पर इन्वेस्टिगेशन में दोषी पाया जाएगा वो अंदर जाएगा। नवीन जिंदल को भी टिकट दिया कोयले घोटाले में, प्रधानमंत्री जोर जोर से बोलते थे। और समय में हुआ कोयल घोटाला, कोल घोटाला कर रहे हैं, समय में हुआ, कोल घोटाला कांग्रेस के समय में हुआ। उसको उनको टिकट दे, उनको टिकट देके क्यों सम्मानित करे भाई? नवीन जिंदल पे ईडी का दबाव बनाकर साथ में ईडी का दबाव बना के उनको शामिल किया और टिकट देके सम्मानित किया। एक राउंड। हाँ जी, यहाँ से कौन बोल रहा था? आपकी बात तो आ गई थी। इन्होंने युवा की बात नहीं कर रहे। जब इनकी बात करते हैं ना, कोई युवा की बारे की बात करो तो ये राम के मंदिर को इनको लगा। युवा के बारे में सबसे बात की मैंने, आपने सुनी नहीं। इन्होंने युवाओं का दिमाग फेल किया है। जो एमए किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, वो जोमेटो को बैग चके फिर रहे हैं। और जिस लड़की ने एमए कर रखी है, बीएड कर रखी है, वो 6-6 रुपए में नर्स लगी हुई है। इनको इस चीज का दुख ही नहीं है। देखो जी, मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मैं माँ से प्रधान भी हूँ। सर बात हमारी धर्मशाला के अंदर तंवर जी थे ना, तो 11 लाख की प्लेट लगी हुई है, मौके पे जाके देख सकते हो। और आज तक शैलजा ने यहाँ दिखाई नहीं दी। ये पूछता है। हाँ जी, ये ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसने घोटाला ना किया हो, सभी पार्टियों ने किया है। हैट्रिक नरेंद्र मोदी मारेंगे, कोई इसमें चिंता वाली बात नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ही रहेंगे जी। एक भी काम बता दे, शैलजा जी 2 बार सांसद रही हैं यहाँ से। ये तो बहुत पहले रही हैं। वो बता रहे थे भाई, ट्रेन वाला बताया, ब्रॉड गेज। शैलजा जी के टाइम का काम पूछ रहे हैं। अब चुप हो जाओ फिर। नहीं, फिर चुप हो गए, सुनो ना। ये सरसा के अंदर बड़ी लाइन कौन लेके आई? बहन शैलजा। अरे भाई, हमने पत्थर लगाने का काम नहीं किया, हमने करने। सरसा के अंदर केंद्रीय सेकंड विद्यालय कौन ले गई? बहन शैलजा। उसके बाद में यहाँ से बड़ी अपने गाड़ी किसने चलाई सरसा से दिल्ली के लिए? शैलजा जी ने। स्किल सेंटर यहाँ पे कौन लेके आई? बहन शैलजा जी। नहीं, 24 साल पार्टी जहाँ ड्यूटी लगाए वहाँ रहेंगे। आपके कितने वाइंड अप करेंगे जल्दी से। 4 जून को क्या होने जा रहा है? 4 जून को जीतने जा रहे हैं हम, और 4 जून का फाइनली जीतेगी यहाँ से। बिल्कुल 100% जीतेगी। हम तीनों पार्टियां जो लड़ रही हैं ना, मैं 10 की 10 नहीं कह रहा, लेकिन इतना कह रहा हूँ तीनों पार्टियों से उम्मीदवार सबसे ज्यादा हमारे जीतेंगे। सबसे ज्यादा मजबूत कौन सी सीट पे इस पे है? हमारी सार मजबूत है, सिरसा मजबूत है, कुरुक्षेत्र मजबूत है हमारी। पहली बात तो 10 पे इनके 4 जून 4 समर्थन में लड़ रहे हैं ना। नहीं, भिवानी तो खड़ा ही नहीं किया। ऐसे तो समर्थन देंगे। ये हम पे टॉन्ट करते थे कि आपके पास उम्मीदवार नहीं हुआ, खड़ा तो इन्होंने नहीं किया। करनाल में, रोहतक में और भिवानी में। जी बिल्कुल। अब ऐसे तो समर्थन किसी सड़क चलते को दे देंगे। ये तो आपको कैंडिडेट नहीं मिले कह रहे हैं। ये तो कहने के बाद है। 2 सीटें हम ना, शेर सिंह थे जो, उनकी पार्टी को हमने दी 8 पे। हाँ, आरजेडी। करनाल में वीरेंद्र मराठा, एनसीपी को भी ले आए आप। तो वीरेंद्र मराठा को तो हमने इनसे, भूपेंद्र हुड्डे का इन्होंने सारा खराब किया है। हम तो कैंडिडेट बनाना चाहते थे ज्वाइंटली उनको, लेकिन बनाया नहीं इन्होंने। मिला नहीं। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी के साथ वो मिले हुए हैं और उन्होंने ऐसा उम्मीदवार खड़ा किया है कमजोर, क्योंकि मनोहर लाल जी को उसका फायदा हो सके। हम अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। जिताना ना जिताना जनता जनार्दन का काम है, पर हमारे पास उम्मीदवार हमारे खुद के हरियाणा के पूरे हैं, इनकी तरह नहीं है। 4 जून को क्या होने वाला भाई साहब? जेजेपी का कुनवा गिर गया। INLD की वोट पोलिंग पूरी नहीं होगी, परसेंटेज पूरी हो, इनका भी चिन्ह भी चला जाएगा, नाम भी चला जाएगा। और बीजेपी जिवाएगा नरगो में। बनेगी कांग्रेस सरकार। और यहाँ सरसा की जब तक बात करते हैं, हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से हम जीतेंगे। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री इंडिया अलायंस का बनेगा। 4 जून को क्या? मैं 1 मिनट। मैं
मैं मेरे आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब देता हूं। 230 सीटों पर पूरे देश में लड़ रही है, ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। 357 पर इंडिया टोटल लड़ रही है, ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। 400 सीटों की जो मैं बताता हूँ, पैरेलल नहीं देखो इनका मैं ये कह रहा हूँ 46 सीटों पर 40 सीटों 4 जून को क्या होगा? 4 जून को 400 के साथ उसको नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। 400 सीटों के साथ सिरसा में अशोक तंवर 5 लाख मतों से जीतेगा। आज नोट कर लें। चलिए जी, वोट यात्रा देख रहे थे आप। वोट यात्रा पूरे हरियाणा में घूमते घूमते पहुंची है सिरसा बॉर्डर जो लोकसभा सीट है वहां पर, और हर जिले में जाकर हमने समझा, हर लोकसभा क्षेत्र में जाकर हम समझा कि जनता का मूड क्या है। अब आपसे अपील है, 25 तारीख को घर से बाहर निकलिएगा, वोट जरूर डालिएगा। वोट डालना आपका अधिकार है, आपकी जिम्मेदारी भी है। वोट डालिए, सशक्त भारत बनाइए। आप देख रहे थे वोट यात्रा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।